लेट अस कम टू सेक्शन 44 AD। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, whether it is compulsory to go to presumptive section under section 44 AD in case eligible SSC engaged in eligible business। ये दोनों मैं कंसेप्ट आगे डिस्कस करूंगा। आप ये मान के चलिए कोई SSC है जो एलिजिबल बिजनेस कर रहा है एज पर 44 AD, तो इट इज कंपल्शन दैट अगर मैं कोई भी व्यक्ति एलिजिबल SSC होगा, एलिजिबल बिजनेस कर रहा होगा, अगर उसकी टर्नओवर से 2 करोड़ से कम है तो वो उसको 44 AD में जाना कंपलसरी है। बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 28 to 43C, तो इट्स कंपल्शन ऑन दिस पार्ट। सो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सर कभी भी कोई प्रेजेंटिव स्कीम आएगी, सर कोई भी लॉ आप पे ये फोर्सफुली नहीं बोल सकता कि आपको यहां पे जाना पड़ेगा प्रेजेंटिव स्कीम में। इफ प्रेजेंटिव स्कीम वाज गिवन, जैसे मैं आपको जीएसटी की बात करूं, सी आई एम नॉट अ जीएसटी का, फिर भी मैं ट्राई टू एक्सप्लेन यू। जैसे जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम में वो बोलता है कि आपकी मर्जी, यू वन कैन गो टू कंपोजिशन स्कीम, और अगर आपको लगता है कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना तो आप बुक्स अकाउंट बनाइए और उस हिसाब से आप इनपुट क्रेडिट ले लीजिए और आउटपुट टैक्स पे कर दीजिए। ऐसे ही सब प्रेजेंटिव स्कीम डायरेक्ट टैक्स पे भी काम करती है। आपके ऊपर ऑप्शन है, इफ यू वांट टू गो टू प्रेजेंटिव स्कीम देन यू नीड नॉट टू फॉलो अदर थिंग्स। बट अगर आपको लगता है कि नहीं प्रेजेंटिव स्कीम में नहीं, मुझे नहीं जाना है, यू कैन ऑलवेज say that I'm not opting for it, though thus it is not compulsory। The second question उन्होंने बोला, दूसरा क्वेश्चन नॉर्मली लोग पूछते हैं, whether the presumptive rate of 8% or 6% return in under section 44 AD are minimum or maximum। अब होता क्या है कि अगर आप लीगल इम्यूनिटी से पूछे तो वो बोलते हैं भाई साहब मैंने तो 1 करोड़ रुपए की सेल है, अगर मैं 8 लाख का प्रॉफिट दिखा देता हूं वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहे मेरा प्रॉफिट 15% हो, 20% हो, 25% हो या 30% हो, मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्लेम किसने करना है? क्लेम करना है बाय द एसएससी, क्योंकि सेक्शन ये बोलता है टू होम इट हैज बीन क्लेम्ड, इट हैज टू बी क्लेम्ड बाय द एसएससी। थस अगर मैं 1 करोड़ रुपए की इनकम में अगर 8 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा हूं तो मुझे गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती। सर प्लीज सर सेक्शन को दोबारा पढ़ें। सर सेक्शन स्टार्ट होता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड 28 to 43C। सर ये 68, 69, 69A, 69A, 69B, 69C, 69D को सर ओवररूल नहीं कर रहा है। सर अब मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की सेल की और एक्चुअली आपने से 20 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब ऐसे केस में कहीं ना कहीं या तो आपने जो आप 8 लाख अगर 8% का प्रॉफिट दिखा रहे हो तो 10 या 12 लाख रुपए जो एक्सेस प्रॉफिट कमाया, यू माइट हैव इन्वेस्टेड समवेयर, यू माइट हैव एक्सपेंडेड समवेयर। अगर वो चीज पकड़ में आ जाती है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एओ आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये आपने अनएक्सपेंडेड एक्सपेंडिचर या अनएक्सपेंडेड इन्वेस्टमेंट कहां पे करी है। अगर आप बोलते हो कि भैया मेरे को नहीं पता या फिर आप कोई नॉलेज नहीं देते हो तो व्हाट इज गोइंग टू से, ये बोलेगा भाई साहब ये तो 69B है, ये तो 69C है और गेट पॉइंट। बट आप वो जैसे ही बोलेगा आप बोलोगे नहीं ये तो मैंने उस बिजनेस से कमाए हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा सर, सेक्शन क्या बोलता है, और इन एनी अदर केस a sum higher claimed by the SSC। अब यहां पे कौन क्लेम कर रहा है? अगेन बाय SSC ओनली। दस सर SSC अपने आप ही क्लेम करेगा नहीं जी मैंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो आपको शो करना है। 8% इज मिनिमम रेट या 6% इज अ मिनिमम रेट। थर्ड क्वेश्चन नॉर्मली जो लोग पूछते हैं कि अगर एलिजिबल SSC शोज प्रॉफिट करता है, मान लीजिए वो 8% या 6%, क्वेश्चन 2 जो हमने डिस्कस किया 8% या 6% का या फिर हायर प्रॉफिट उसे शो किया, क्या वो ऑटोमेटिकली 44 AD में आ जाता है? सर सॉरी सर, मैंने आपको फिर बताया सर 44 AD हैज टू बी क्लेम बाय एसएससी। 44 AD क्लेम करना पड़ेगा। जब क्लेम करेगा सर वो ITR 4 भरेगा, तभी अगर वो क्लेम करेगा तभी वो 44 AD में आ सकता है। सर अगर आपने क्लेम नहीं किया और आपने जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है ऑडिट की या बुक्स अकाउंट की सारी मेंटेन करी है और ITR 3 में गए तो thus this means you are not claiming it। thus 44 AD के लिए claiming by the SSC is more important। thus अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं तभी माना जाएगा कि आप 44 AD में जा रहे हैं। ये एक हमने एक चार्ट बनाया, आई वांट टू दिस थिंग कि हम डिटेल बना लेते हैं। जैसे कंप्यूटेशन एज ऑफ 44 AD, इफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, income assumed in 8% of sales। if income received digitally तो received before at the end of the year or before the date of filing of the 139(1), तो उस केस में रेट लगेगा 6%। अगर सर आपको मिला है रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 139(1) के अंदर, तो ऐसे केस में 8%। सर ये जो मैंने स्कीम बताई है इट इज
basically on mercantile system of accounting. See, everybody knows कि that बिजनेस प्रोफेशन के लिए और इनकम ऑफ सोर्सेज के लिए आप या तो कैश बेसिस या फिर मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर मैं मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं तो ये चीज लगेगी 6% और 8% कब कब लग रहा है। बट अगर मान लीजिए मेरी कैश बेसिस अकाउंटिंग है, ऐसे केस के अंदर क्या होगा, सर मैं कैश बेसिस पे 6% लूंगा अगर मेरी सारी पेमेंट अदर देन कैश आ रही है, और मेरी अगर विद कैश आ रही है, तो कैश पेमेंट आ रही है, तो उस केस पे मैं 8% लूंगा। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं, whether the books account are to be prepared while showing income under section 44AD1। अब लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब बुक्स तो अब 44, क्योंकि सिंस द सेक्शन इट सेज notwithstanding anything contrary contained in 28 to 43C, thus ये 44AA को तो ओवररूल कर नहीं रहा है। तो ऐसे केस में लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब बुक्स अकाउंट बनानी पड़ेगी। सर अगर बुक्स अकाउंट आपको बनानी पड़ेगी तो फिर फायदा क्या है 44AD भी जाने का। सर लेकिन बट ट्राई टू अप्रिशिएट, सर 44 आपको एक्ट पढ़ना है, सेक्शन पढ़ना है इन टोटल। 4484 ये बोलता है कि अगर आप ऑप्ट इन, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन ऑप्ट इन, व्हाट डू यू मीन ऑप्ट आउट। अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं कि 44AD से, तो उसके बाद वो कहता है सब्सेक्शन 5 में जाना पड़ेगा। सब्सेक्शन 5 ये बोलता है कि आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और साथ साथ टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर वो कह रहा है अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 44AD में फॉल करते हो, अब आपको बुक्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, सर बुक्स अकाउंट बनाने से मतलब क्या है, सर एक्चुअली आप देखिए 44AD या 44ADA सर किस पे डिपेंडेंट है। इट डिपेंडेंट ऑन द सेल्स, इट डिपेंडेंट ऑन द टर्नओवर, इट डिपेंडेंट ऑन द ग्रॉस रिसीट्स। अब ऐसे केस में फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको 25 लाख रुपए दिए एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पेमेंट चेक से आएगी, आपकी बैंक में आएगी, और प्लीज माइंडेड सर बैंक बुक या फिर पासबुक जो बैंक स्टेटमेंट है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बुक्स अकाउंट। आईटीडी बहुत सारे जजमेंट्स है। अब ऐसे केस में जब आपके पास 25 लाख रुपए पेमेंट आई और आपके पास मान लीजिए जीएसटी में जो आप रिटर्न भरी है, से आपकी सेल 1 करोड़ रुपए है, तो आप बोलोगे मेरी सेल तो 1 करोड़ रुपए है। बट जब एओ के पास बुक्स मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट आएगी, वो बैंक स्टेटमेंट आपसे मंगा सकता है, तो ऐसे केस में अब वो बोलेगा भाई साहब आपकी सेल तो 1.25 करोड़ रुपए, यहाँ पे क्रेडिट 1.25 करोड़ रुपए के। तो ऐसे केस में अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप ये प्रूव कर पाए ये 25 लाख क्या है, ये एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में आपको टर्नओवर प्रूव करनी बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे केस में मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं। तो व्हाट वी डिड, हमने मैम ने बताया क्या क्या आपको रिकॉर्ड चाहिए। व्हाट यू वांट टू हैव सर, कॉपी ऑफ ऑल इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स, कैश बुक, कॉपी ऑफ सेल टैक्स, सर्विस टैक्स एंड वैट और जीएसटी रिटर्न फाइल्ड, टोटल अमाउंट पेबल। ये सब क्यों बोल रहा हूं आपको, ये रिक्वायर्ड है। वो क्या बोल रहा है, 4 कंपल्सरी क्या है, सिंडिकेटर आपके क्या क्या है, सिंडिकेटर क्या क्या है, आपका कैश अकाउंट, कैश मतलब कैश बैलेंस कितना है, और टेक माय वर्ड्स कैश बैलेंस की बात कर रहा है, वहां बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा, और साथ के साथ क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये चारों चीजें जानने के लिए इतना रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और आखिरी में कि सर कोई ऐसा रिकॉर्ड जो क्रेडिट आया है आपके पासबुक के अंदर, उसके जस्टिफिकेशन क्या है। अगर वो टर्नओवर नहीं है तो टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है या क्या क्या एक्सक्लूड हो रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन। तो एटलीस्ट इवन दो इफ आई से कि बुक्स अकाउंट नहीं बनाने, पर ये सब चीजें आपको बना के रखनी है। अगला क्वेश्चन लोग ये बोलते हैं, व्हाट अबाउट द प्रॉफिट टू बी एडेड इन कैपिटल अकाउंट इन केस वन चूजेस अंडर प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AD1। सो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। लोग बोलते हैं कि भाई साहब मैंने 1 करोड़ रुपए पे 8% या फिर 8% ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, अब मैं अपने कैपिटल अकाउंट में भी उतना प्रॉफिट लेके चला जाऊंगा। सर सॉरी, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सर ये पहली बात, ये जो सेक्शन है ये गवर्नमेंट के फेवर का, ये आपके फेवर का नहीं है। इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द सी। अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए की सेल है और आपको से 4 या 5% का प्रॉफिट हुआ है, से 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, पर आप फॉर गेटिंग पीस ऑफ माइंड आप बोलते हैं यार मेरे को बुक्स नहीं बनानी, मुझे ऑडिट नहीं कराना, यार लेटेस्ट 6% या 8% जहां पे भी आप फॉल करते हैं मैं वो प्रेजेंट स्कीम में चला जाता हूं। तो दैट इज नथिंग। जो आपने 6% या 8% प्रॉफिट दिखाया दैट इज नोशनल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है आपका, 5 लाख या 4 लाख जो एक्चुअल हुआ है। तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है और आप ज्यादा दिखा रहे हैं तो वो नो डाउट वो आप ऐड करेंगे कैपिटल अकाउंट। बट अगर आपका प्रॉफिट कम हुआ है, बस जस्ट गेटिंग फॉर द पीस ऑफ माइंड आप सर 44AD में जा रहे हैं, तो ऐसे केस में सर टैक्स तो देंगे आप प्रेजेंट प्रॉफिट के अंदर, बट आप सर अपनी कैपिटल अकाउंट में कितना ऐड करेंगे, सर ओनली जो प्रॉफिट यू हैव अर्न्ड
इसका मतलब ये नहीं है जो प्रेजेंटिव कमाया वो उठा के डाल देंगे। अगला क्वेश्चन सर, कई लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं, व्हाट अबाउट पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट, इज इट अलाउबल और वेदर the same is taxable in the hands of the partner in their individual capacity? If yes, will it amount to double taxation? Sir, please try to appreciate. सर हुआ क्या सर, पहले 2016 से पहले सर ये चीज अलाउड था। उन्होंने क्या बोला था, पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट आपको खर्चे में मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट, राइट। अब लोगों ने बोलना शुरू किया, दिस व्हेन दिस प्रोविजन वाज हैज बीन डिलीटेड, नाउ अब आपको पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ टैक्सेबल भी नहीं होगा। तो सॉरी सर, वो जिस सेक्शन में, सब सेक्शन में लिखा है, उस सेक्शन में क्या लिखा है कि जितने भी एक्सपेंडिचर है 30 से लेकर 38 दे आर डीम्ड टू बी अलाउड। व्हेन दे आर डीम्ड टू बी अलाउड, और पार्टनर सैलरी या इंटरेस्ट कहां पे अलाउड होता है सर? कई लोग गलती करते हैं, कई लोग बोलते हैं 48(2)B में होता है। सर सॉरी सर, आपकी पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट कहां पे अलाउड होता है? इट इज अलाउड अंडर सेक्शन 37। 48(2)B तो डिसअलाउंस का प्रोविजन है। और ये पॉइंट कि कितनी परसेंटेज तक या कितनी लिमिट तक आपको पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट अलाउड होगी। सर पहले मान लीजिए मैं और आप पार्टनर है, राइट, और मैं से पार्टनरशिप फर्म के लिए काम नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी फर्म मुझे सैलरी दे रही है सर ये सेक्शन 37 में ही अलाउड नहीं होगी। क्यों? इट इज नॉट एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिव फॉर द बिजनेस। मैंने काम नहीं किया है बिजनेस के लिए, तो सैलरी भी अलाउड नहीं होगी सेक्शन 37 में। पहले सैलरी और इंटरेस्ट को सेक्शन 37 में टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप चेक करेंगे कि 48(2)B की डिसअलाउंस कितनी होनी है या कितना अलाउड होगा। अब मैं क्लियर सब्जेक्ट? तो जब उन्होंने बोल दिया सेक्शन 30 और 38 के खर्चे डीम्ड टू बी अलाउड हैं, तो इसका मतलब सर वो खर्चा पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट ऑलरेडी अलाउड है। अब सिंस इट इज ऑलरेडी बीन अलाउड, बट सर जो सैलरी और इंटरेस्ट जो एक्चुअली आपकी डीड में लिखा गया है वो तो आपको मिलना था, राइट, जो मिलना था, तो इट इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर इंडिविजुअली। तो सर आप ऐसे केस में क्या करोगे, जितना आपने प्रॉफिट दिखाया, प्रेजेंट प्रॉफिट, उल्टी कैलकुलेशन लगाएंगे आप, कितना सैलरी और इंटरेस्ट आपको अलाउड था, और वो हर व्यक्ति अपने पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल करेगा। और सर ये डबल टैक्सेशन नहीं है। अब क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि मान लीजिए वो एलिजिबल एसएससी है, वो एलिजिबल बिजनेस कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिजिबल एसएससी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एलिजिबल बिजनेस? सर एलिजिबल एसएससी के अंदर उन्होंने दो कंडीशन बोली है। पहली कंडीशन क्या है? पहली बात, इट इज एप्लीकेबल टू अ रेजिडेंट एंड कौन इंक्लूड है सर? इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड फर्म। बट टेक माय वर्ड सर, एलएलपी इवन दो फर्म की डेफिनेशन में इंक्लूड है, पर यहां पे एक्सक्लूड की गई है। तो इसका मतलब कौन कौन लोग हो सकते हैं? एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और रेजिडेंट फर्म। दूसरी कंडीशन सर, ये जो ऊपर जो एसएससी लिखे हुए हैं, इन्होंने कभी भी 10, 10A, 10AA, 10B या 10BA में या फिर 80HH और 280RR तक की कोई डिडक्शन आपने क्लेम नहीं करी हो उस साल के अंदर। अगर आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं की है आपने, तो ऐसे केस में सर आप एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। व्हाट डू यू बाय एलिजिबल बिजनेस? एलिजिबल बिजनेस में काफी लोग, अगर मैं जब भी सेमिनार में बात करता, डिस्कस करता था, कोई बोलता था कमीशन, कोई बंदा था बोलता भाई साहब इसमें प्रोफेशनल की बात कर रहा है। सर सॉरी, वो चीजें कहीं और लिखी हुई हैं, लिखी है 44AD में, पर इट इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर एलिजिबल बिजनेस। वो बोलता है कि कोई भी बिजनेस जो 44AE, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन, हायरिंग, लीजिंग ऑफ कौन से सर गुड्स कैरिएज, उसकी बात करता है। यहां पर साथ के साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि जहां पे आपकी बिजनेस की टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे हो। ऐसे केस में ये दोनों कंडीशन मीट आउट होगी, तो ऐसे केस के अंदर इट इज कंसीडर्ड एलिजिबल बिजनेस। अब लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया किस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, यहां पे सब सेक्शन 6 ऑफ 44AD प्रीवेल्स। वो क्या बोलता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन फॉरगोइंग प्रोविजंस, दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू, पहला, द पर्सन एंगेज्ड इन, सर प्लीज माइंड द वर्ड, क्या लिख रहा है सर? द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ स्पेसिफिक प्रोफेशनल, द पर्सन कैरिंग ऑन ऑफ कमीशन बिजनेस, द पर्सन कैरिंग ऑन ऑफ एजेंसी बिजनेस। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल है या फिर कोई कमीशन बिजनेस कर रहा है
या कोई एजेंसी बिजनेस कर रहा है, ये तीनों के तीनों पे ये 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जब मैंने इतना कुछ बोल दिया है, मुझे पता है जब तक मैं कुछ एग्जांपल्स नहीं दूंगा हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी। सर लेट अस डिस्कस, कुछ एग्जांपल लेते हैं 44AB 44AD और थोड़ा थोड़ा 44ADA में भी डिस्कस करने की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भैया 44AD स्पेसिफिक प्रोफेशनल की बात करिए, उसमें कौन कौन आता है। पहला उसमें आते हैं डॉक्टर्स, उसके बाद आते हैं लॉयर्स, उसके बाद अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन से, जो आपके एक्ट में लिखा है सेक्शन 288 में लिखा है, तो चार्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये कौन से हैं सर? सर जो आप बाहर की ब्रांच के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यहां पर, राइट। उसके बाद दे टॉक अबाउट इंटीरियर डेकोरेटर, देन इंजीनियर्स, उसके बाद इन्होंने बात करी आर्किटेक्ट्स, उसके बाद उन्होंने बात करी स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ उन्होंने कोचेस वगैरह सब डिटेल लिखी, उसके बाद लिखी उन्होंने एक्टर्स। तो ये सारे के सारे स्पेसिफिक प्रोफेशनल हैं। मैं 44ADA में दोबारा डिस्कस करूंगा कि कौन कैसे कवरेज होता है। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि दीज आर नथिंग बट अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं इंजीनियर हूं और मेरी 40 लाख की रिसिप्ट है एज इंजीनियर, और मेरा एक बिजनेस भी है से 90 लाख रुपए की मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी कर रहा हूं। अब ऐसे केस में सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या 40 प्लस 90 1 करोड़ 30 लाख हो गया, क्या मेरा टैक्स ऑडिट 44AB में होगा या नहीं होगा? नॉर्मली लोग सब बोलते हैं सर 40 प्लस 90 हो गया, 1 करोड़ क्रॉस कर गया, यस ऑडिट होगा सर। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सो 44AB में 5 सब क्लॉजेस हैं जहां पे टैक्स ऑडिट होता है। पहला कि ए क्या है, ए बोलता है जहां पे बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस करती हो। बी बोलता है जहां पे प्रोफेशन की टर्नओवर 50 लाख से ऊपर क्रॉस करती हो। सी बोलता है जहां पे आप 44AE 44B 44BB के लोअर प्रॉफिट दिखा रहे हो, या फिर 44B डी क्या बोलता है जहां पे आप 44ADA का वायलेशन कर रहे हो, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। और ई बोलता है जहां पे आप सर 44AD के 4 और 5 का वायलेशन कर रहे हो। अब आप ये देखिए सर, ऊपर वाली कंडीशन की बात जब मैं करता हूं, ई में तो फॉल कर ही रहे, मैं यहां पे टैक्स ऑडिट की बात कर रहा हूं। तो ऐसे केस में सर मेरी बिजनेस की टर्नओवर कितनी है, 90 लाख, मेरी प्रोफेशन की कितनी है, 40 लाख। तो ऐसे केस में सर दोनों की अलग अलग काउंट करोगे आप, और जब आप ये काउंट करोगे 40 और 90, तो इस केस में ना तो ये ए में ऑडिट हो रहा है ना बी में ऑडिट हो रहा है। तो ऐसे केस में सर 44AB नहीं लगेगा, ना ए लगेगा ना बी क्लॉज लगेगा। अब लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग कि क्या 44AD या 44AD लग सकता है। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर 44AD भी लग जाएगा, 44AD लग जाएगा। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। अभी मैंने सबसे क्या डिस्कस किया है सर, ये किस किस पे लगेगा, द पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। मान लीजिए अगर मैं इंजीनियर हूं और मेरे इंजीनियरिंग का काम भी कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया आपको 40 लाख रिसिप्ट्स है, तो जैसे ही मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बन गया, ऐसे का मतलब मैं 44AD से एकदम आउट हो गया। तो ऐसे केस में मैं 40 लाख पे तो ले लूंगा, बट मैं 90 लाख पे सर 44AD नहीं ले पाऊंगा। अब एक और दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट और मैं स्पेसिफिक प्रोफेशनल में नहीं आता हूं। ऐसे केस के अंदर क्या फिर मैंने 40 लाख की रिसीट और 90 लाख रुपए का बिजनेस, अब ऐसे केस में क्या, अगेन मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या 40 प्लस 90 1 करोड़ 30 लाख हो गया, अब ऐसे केस में टैक्स आउट होगा? सर यहां पे भी काफी लोग बोलते हैं कि सर अब तो स्पेसिफिक प्रोफेशन नहीं है, तो अब आप 40 प्लस 90 कर दीजिए, 1 करोड़ 30 लाख हो गया, अब टैक्स आउट होगा। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सो स्पेसिफिक प्रोफेशन किस सेक्शन के लिए? इट इज रेलिवेंट फॉर 44AA, बुक्स अकाउंट का मेंटेन करनी है। इट इज रेलिवेंट 44AD, कौन कौन लोग एक्सक्लूड करेंगे, और इट इज रेलिवेंट फॉर 44ADA ओनली, कि किन कौन कौन प्रेजेंट स्कीम में आएगा 44ADA। इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर 44AB। जो मैंने आपको बी क्लॉज बताया था, वहां पे सिर्फ वर्ड प्रोफेशन लिखा हुआ है, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ स्पेसिफिक प्रोफेशन क्या है और अदर प्रोफेशन क्या है, वहां पे सिर्फ प्रोफेशन में लिखा हुआ। प्रोफेशन केस में टर्नओवर 50 लाख रुपीस। आई एम क्लियर सब्जेक्ट, राइट सर? तो इसका मतलब फिर अगेन, क्योंकि 40 लाख प्रोफेशन की, 90 लाख रुपए मेरी बिजनेस की, तो ऐसे केस में सर टैक्स ऑडिट नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोबारा, क्या ये 44AD या 44ADA क्या हम दोनों ले सकते हैं, कोई एक ले सकता है? अब सर 44 कई लोग बोलते हैं सर इसमें फिर सेम वैसा हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर 44ADA में अभी हम डिस्कस भी करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक प्रोफेशनल आ सकते हैं।
क्योंकि अब मैं स्पेसिफिक प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, तो मैं 44 एडीए से बाहर हो गया। अब जब मैं 44 एडीए से बाहर आ गया तो अब अगला क्वेश्चन, क्या मैं 44 एडीए ले सकता हूं? अब यहां पे काफी लोग बोलते हैं कि सर यहां पे स्टार्टिंग में बिजनेस वर्ल्ड लिखा हुआ है, पर सर कभी भी कोई एक्ट आपने पढ़ना है, कोई भी चीज पढ़नी है, इन टोटो पढ़नी है। उन्होंने सिर्फ 3 बंदों को एक्सक्लूड किया है, कौन कौन? सर जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल हो, या कमीशन बिजनेस कर रहा हो, या एजेंसी बिजनेस कर रहा हो। इसका मतलब अगर स्पेसिफिक प्रोफेशन के अलावा कोई और प्रोफेशन आप कर रहे हो तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू कवर इन 44 एडी। तो इसका मतलब 90 लाख वो और 40 लाख वो, दोनों के दोनों। अच्छा, ये 2 करोड़ से नीचे आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों आप 44 एडी में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट 8% है या 6% है या फिर हायर प्रॉफिट है, जो हमने आगे पहले डिस्कस किया है, सर वो आप दिखा सकते हो। आर गेटिंग पॉइंट? राइट। अब व्हाट वेदर इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज तो होता ही है सर, वैट, जीएसटी या फिर सर्विस टैक्स आर टू बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर रिजर्व सेक्शन। सर मैंने हर जगह जहां जहां सेमिनार हुआ है हर जगह ये बात बोली है सर। होता क्या है सर, लोग ये बोलते हैं सर ये तो क्या है, मेरा आई एम नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, आई एम वर्किंग एज एन एजेंट, आई एम जस्ट रिकवरिंग इट एंड मैं आगे दे रहा हूं। और वो बोलते हैं सर पुराने सेक्शन में ऐसे लिखा था, 2014 का एक जो हमारा टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट है उसमें ये बात लिखी हुई है सर। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर 145A इज नाउ रिकास्टेड। सर ये सारी चीजें 145A में लिखी हुई है। पहले 145A ऐसे स्टार्ट होता था, नॉट विथस्टैंडिंग एनी दी कंडीशन 145। अब ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीजीबीपी, और उसके बाद उसका 4 लिम कह रहा है। इसका मतलब क्या है, ये चारों लिम आपको देखने हैं जस्ट टू चेक इट कि बिजनेस प्रोफेशन में कैसे आ रहा है। और जब आप इन चारों लिम की बात करते हो, पहला लिम बात करता है स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी, दूसरा लिम बात करता है कि वो बोलता है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ परचेज, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज। सर आपको ध्यान होगा सर सर्विसेज पहले नहीं था, और क्लोजिंग स्टॉक। द अमाउंट शुड बी एडजस्टेड टू इंक्लूड टैक्सेस, फीस एक्सेट्रा, जो उस पर्टिकुलर प्लेस पे लाने के लिए सर आपने पेबल है या फिर पे किए हैं। और एक जगह जिसके नीचे ये भी लिखता है कि अगर मान लीजिए कोई टैक्स आप कहीं से क्लेम भी कर पा रहे हो तब भी आपको ये डालना पड़ेगा। सब प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। हमने आगे पीछे क्या डिस्कस किया है, क्या मुझे बुक्स अकाउंट बनाने या नहीं बनाने? तो इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो मतलब है नहीं जब बुक्स नहीं बनाने। तो अब सर मेरा इनकम टैक्स का मैंडेट क्या है, इट इज इंक्लूसिव। अब ऐसे केस में वो क्या बोल रहा है, परचेज, सेल या फिर सेल ऑफ गुड्स में या फिर इन्वेंट्री में या फिर सर्विस में मुझे सर टैक्सेस ऐड करने हैं। चलो टैक्सेस ऐड करना है, इसका मतलब क्या हुआ सर, अब क्या मेरी 44 एडी पे मेरी परचेज या इन्वेंट्री का इंपैक्ट पड़ता है? सॉरी, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। माय इंपैक्ट इज व्हाट इज माय ग्रॉस रेवेन्यू, व्हाट इज माय टर्नओवर, व्हाट इज माय सेल ऑफ गुड्स, व्हाट इज माय सर्विसेज। तो इसका मतलब आपको टैक्सेस वहां ऐड करना पड़ेगा। जब मैं टैक्सेस ऐड करूंगा तो कोई व्यक्ति बोलता है भाई साहब 2 अब खर्चे को क्या करूं, तो 2 टैक्सेस में डालो। आज जब आप 2 टैक्सेस में डालोगे, खर्चे में डालोगे, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 30 से लेकर 38 तक सर आपके खर्चे ऑलरेडी अलाउड हैं। सर मैं फिर पीछे आता हूं सर, अगर मैं 44 एडी में आऊं, 44 एडी में एग्जांपल लेते हैं सर, मान लीजिए कोई आपसे स्टेशनरी बेच रहे हैं 25 लाख रुपए की और जीएसटी चार्ज करेंगे आप, राइट। जब आप जीएसटी चार्ज करेंगे तो आपको पेमेंट कितनी मिलेगी, 25 लाख प्लस जीएसटी, आपके बैंक अकाउंट में सेम पेमेंट आएगी। तो ऐसे केस के अंदर सर जब आप एओ के पास लेके जाओगे तो एओ क्या बोलेगा, आप बोलोगे मेरी 25 लाख की टर्नओवर, आप वो क्या बोलेगा, नहीं भाई साहब आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी आई है, 25 लाख जीएसटी में तो पूरी टर्नओवर मान रहा हूं। फिर वही वाली बात कि भाई साहब मैं तो खर्चे में डाल लेता हूं 2 टैक्स को। जैसे आप 2 टैक्स को खर्चे में डालोगे तो क्या बोलेगा भाई, 30 सेक्शन 30 से लेकर 38 के सर खर्चे ऑलरेडी अलाउड हैं। और सर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा सर, जब जब प्रेजेंटिव स्कीम आती है डायरेक्ट टैक्स के अंदर सर, तब तक गवर्नमेंट आपको बोलती है मैं आपको सर्टिट्यूड टैक्स दे रहा हूं, जब तक सर्टिट्यूड टैक्स दूंगा तब तक कुछ प्रीमियम चार्ज करूंगा। और प्रीमियम में क्या मतलब है, मैं आई एम गिविंग यू बेनिफिट, आई एम गिविंग यू अलाउंस दैट यू शुड नॉट मेक अ बुक्स अकाउंट, यू शुड नॉट गेट योर बुक्स ऑडिटेड। अगर आपको प्रीमियम देना है, यू वांट टू हैव पीस इन योर माइंड, आपको बुक्स अकाउंट नहीं बनानी, ऑडिट नहीं बनानी, तो ऐसे केस में सर आप प्रीमियम दीजिए। बट अगर आपको लगता है कि मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में सर आपको कौन मना कर रहा है, गो टू नॉर्मल प्रोविजंस, सब बुक्स अकाउंट बनाइए, राइट। और बुक्स अकाउंट बना के यू नीड टू हैव बुक्स अकाउंट आल्सो एंड गेट इट ऑडिटेड आल्सो। तो टू माय फर्म बिलीव
सर आपको सर इनडायरेक्ट टैक्सेस अब ऐड करने हैं। नाउ इट इज अ मैंडेट ऑफ इनकम टैक्स। और ये जो 2014 जो हम गाइडेंस नोट की बात कर रहे हैं सर, ये गाइडेंस नोट कब आया है सर? ये 2014 में आया है। दिस अमेंडमेंट वाज डन इन 2018 बजट, दैट टू रेट्रोस्पेक्टिव। तो इस केस में जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हैं उस साल के अंदर आपको ये बात पढ़नी पड़ेगी। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सबसेक्शन 4 और 5 ऑफ 44 एडी। सबसे बड़ा झगड़ा इसके अंदर आता है। लोग कहते हैं ऑडिट कब होना है, कब नहीं होना। सब पहले ट्राई टू अप्रिशिएट करें। वो क्या बोलता है 40 सबसेक्शन 4 कुछ ऐसे बोलता है कि अगर आपने किसी भी प्रीवियस ईयर में आपने ऑप्ट इन किया हो, मतलब आपने 44 एडी में इनकम वन में इनकम दिखाई हो और उसके बाद आप अगले सक्सीडिंग ईयर्स में नहीं दिखा रहे हो, सबसे पहले वो क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर कौन सा है। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर 44 एडी में जो 4 और 5 आया है ये 2016 के बजट में आया था। तो फर्स्ट असेसमेंट ईयर क्या हो गया 17-18, और ये सब्सटैंटिव प्रोविजन है सर। चलो ये सब्सटैंटिव प्रोविजन है तो ऐसे केस में प्रीवियस ईयर कौन सा बनेगा 17-18। ये आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टिवली पढ़ेंगे। तो जब 17-18 पहला ईयर हुआ तो 17-18 आपका पहला ईयर बताएगा कि आपने क्या किया है। ये कुछ सेक्शन कुछ ऐसे समझाता है कि मान लीजिए आपने 17-18 में ऑप्ट इन किया, मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1.25 करोड़ रुपए और आपने से 10% प्रॉफिट दिखा दिया। हायर हम दिखा सकते हैं, कोई हमने पीछे डिस्कस किया 10% प्रॉफिट दिखा दिया। आप डिस्कस करने के बाद क्या है, आपने जब 10% प्रॉफिट दिखा दिया, अब अगले साल 18-19 में मान लीजिए आप कहते हो मेरी टर्नओवर तो 90 लाख रुपए रह गई है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, ऐसे 3% या 4%। तो ऐसे केस में आप अगर ऑप्ट आउट कर रहे हो तो कहता है अगले 5 साल और मतलब 5+1 अब आप वापसी 44 एडी में नहीं आ सकते। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो सर आपका अगले सालों के अंदर आपकी अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और प्लस आपका मार्जिन चाहे 10% है, चाहे 15% है, 20% है, तो ऐसे केस के अंदर सर आपको हमेशा बुक्स अकाउंट बनाने पड़ेंगे और टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है 17-18 में कुछ और किया हो तो पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि मान लीजिए मेरी 1.25 करोड़ रुपए की सेल, 1.25 करोड़ रुपए की सेल और मान लीजिए मेरा मार्जिन 4%। ऐसे केस के अंदर सर मैंने टैक्स ऑडिट कराया होगा 17-18 में, तो अब इस साल क्या मैं 44 एडी में आ सकता हूं? सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए सर वो टैक्स ऑडिट कैसे हुआ है। सर क्या वो मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, सर लेट अस डिस्कस, हम 44 एडी में है तो ए और ई डिस्कस करेंगे। ए बोलता है कि आपकी बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो, सर वो टिक कर दीजिए, एकदम ठीक। ई ये बोलता है कि जहां पे आपने सबसेक्शन 4 और 5 का वायलेशन किया हो, और 4 क्या बोल रहा है, कभी आपने ऑप्ट इन किया है उसके बाद अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो। और मैंने आपको क्या बताया 17-18 आपका पहला प्रीवियस ईयर है, जब आपने ऑप्ट इन किया ही नहीं तो ऑप्ट आउट की कहानी कहां से आ गई, और गेटिंग पॉइंट, तो इट इज नथिंग। तो ये ऑडिट जो 17-18 में हुआ है वो कौन सा हुआ है, वो 44 एबी के ए में हुआ है, क्योंकि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। तो इसकी इसका मतलब आप अगले साल उन 18-19 में अगर आप चाहते हो कि मैं 44 एडी में आना चाहो, यू कैन ऑलवेज, यू आर वेलकम, यू कैन कम इन 44 एडी। आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है पिछले साल। अगला केस ये आता है, मान लीजिए आपकी 17-18 के अंदर से टर्नओवर थी 90 लाख रुपए, आपका अगेन 4% प्रॉफिट था और आपने टैक्स ऑडिट कर दिया। अब पहला क्वेश्चन, क्या ये टैक्स ऑडिट किस क्लॉज में हुआ है? ई की बात करते हैं, जैसे हमने 1.25 करोड़ वाली बात की थी, लास्ट ईयर क्वेश्चन में की थी, तो ई में तो ऑडिट हो नहीं सकता। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये 44 ईबी के ए में भी ऑडिट हो सकता था? सर वहां पे टर्नओवर की 1 करोड़ की बात कर रहा है, इसका मतलब 17-18 में अगर टर्नओवर आपकी 1 करोड़ से कम थी, सर वो टैक्स ऑडिट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। और ऐसे केस में अगर मान लीजिए लॉस है रिटर्न के अंदर, अगर आपकी केस में लॉस है रिटर्न में और रिटर्न आपकी 31 जुलाई को जानी थी सर, और आपने टैक्स ऑडिट की वजह से रिटर्न कब भरी है 30 सितंबर को, और गेटिंग पॉइंट, ऐसे केस में टू माय बिलीफ दिस लॉस विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। सर आप फिर मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए 17-18 में 90 लाख की टर्नओवर और आपने टैक्स ऑडिट कर दिया क्योंकि मेरा मार्जिन 4% या 5% था, तो ऐसे केस में सर मैं बोल रहा हूं सर आपका टैक्स ऑडिट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो क्लॉज ए ना तो क्लॉज ई, दोनों में से कोई भी हिट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में मेरे हिसाब से टैक्स ऑडिट गलत हुआ है, राइट। ये हमने डिस्कस किया है कि ऑप्ट फॉर टैक्सेशन, ये
अब मैंने ये एक चार्ट बना के दिया है सबके लिए, और आई बिलीव दिस चार्ट इज गोइंग टू, मैं आपको सबको मेल भी कर दूंगा इस चार्ट के अंदर, और इस चार्ट पे सबको लिखा है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। दिस चार्ट विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, जो हमने चीजें एक्सप्लेन करी है, कब टैक्स आउट होना है, कब आपने प्रेजेंटेड स्कीम में जाना है। आई बिलीव दिस चार्ट विल गोइंग टू हेल्प यू। ये मैंने बताया कि कब आपका कौन सी आईटीआर कब भरनी है। 44AA, क्योंकि मुझे आपको 44ADA समझाना है, यहां पे मैंने बताया कि 44AA किसकी बात करता है, जितने भी मैंने आपको प्रोफेशन बताए, फिर उसके बाद वो रूल 6F की बात करता है कि क्या क्या रिकॉर्ड आपने मेंटेन करने हैं। लेट अस कम टू 44ADA। सर जो मैंने आपको 44AD में डिस्कस किया, सर वो सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल होगी, वो आप पे एप्लीकेबल होगी। अब लेकिन कुछ की डिफरेंसेस हैं जो आई बिलीव जो 44AD और 44ADA में वो समझना जरूरी है। पहला, फर्स्ट इज नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, सर 44AD स्टार्ट होता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन 28 to 43C, कॉन्ट्रेरी कंटेंट बोलता है। Whereas 44ADA बात कर रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 44AD। सर दोनों सेक्शन के वर्ड्स में फर्क आ रहा है सर। अगला, सर एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी सर? जैसे मैंने आपको वहां पे एलिजिबल एसएससी समझाया सर, यहां पे एलिजिबल एसएससी नाम की कोई चीज नहीं है सर। तो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर, क्या कोई किस पे ये एप्लीकेबल हो सकता है। लेट अस, अगर हम पर्सन की डेफिनेशन में देखें, इंडिविजुअल यस इट कुड बी एप्लीकेबल, फर्म यस इट कुड बी एप्लीकेबल, एलएलपी क्योंकि एलएलपी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है यस, राइट। दूसरा, कंपनी पे, सर कंपनी पे डिपेंड करता है कि क्या कंपनी प्रोफेशन कर पाती नहीं कर पाती। फिर वजह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स है, जहां पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस के अंदर कि कंपनी कांट डू प्रोफेशन, क्योंकि वो काम कराती है अपने एम्प्लॉय के थ्रू। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये एचयूएफ पे ये एप्लीकेबल होगा सर? टू माय माइंड सर एचयूएफ कभी भी प्रोफेशन नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से सर इट इज गोइंग टू एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी और मैक्सिमम बीओआई, बॉडी फॉर इंडिविजुअल। इन तीन चार लोगों पे एप्लीकेबल होगा, बाकी सब पे क्योंकि वो लोग कर नहीं सकते प्रोफेशन, उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आपको याद होगा एक नर्सिंग होम का एग्जांपल था, जहां पे वो कंपनी या हॉस्पिटल का एग्जांपल था, तो सर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने मेरे जजमेंट से बोला था इट इज नथिंग बट बिजनेस, दे आर नॉट एक्टिंग, दे आर वर्किंग थ्रू डॉक्टर्स बट दे आर डूइंग बिजनेस। अब व्हाट इज द प्रेजेंटिव रेट? जैसे वहां पे 6% और 8% था, यहां पे प्रेजेंटिव रेट है 50%, राइट। अब एलिजिबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसके अंदर। अब एप्लीकेबिलिटी जो हमने बात कर ली किस पे एप्लीकेबल होता है। अब क्या सबसेक्शन 4 और 5 जो हमने 44AD में, इस तरह का कोई सेक्शन है इसके अंदर सर? नहीं सर इसके अंदर ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब आपकी जब मर्जी है, अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से नीचे है, आप जब मर्जी आप ऑप्टेन कर दें, जब मर्जी आप 44AD में दिखा दें, और जब मर्जी आप 44AD से अगर आप बाहर जाएंगे तो ऐसे केस में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी और टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन सर जो 44AD में नॉर्मली लोग पूछते हैं, सर अगर मान लीजिए मैं प्रोफेशनल फर्म के अंदर पार्टनर सैलरी या इंटरेस्ट ले रहा हूं, से मान लीजिए जैसे मैं चार्ट अकाउंटेंट हूं, मैं और आप पार्टनर है, तो ऐसे केस में मान लीजिए सैलरी और इंटरेस्ट मिल रहा है, या एलएलपी में हम पार्टनर है, हमें सैलरी और इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मैं 44AD या 44AD ले सकता हूं? सर पहली बात सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, सर अगर उस फर्म में पार्टनर हूं, मैं स्पेसिफिक प्रोफेशन होने की वजह से पार्टनर हूं, तो जो सैलरी और इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, उसमें जो सैलरी मिल रही है वो मैं स्पेसिफिक प्रोफेशन होने की वजह से मिल रही है, तो ऐसे केस में सैलरी मैं 44ADA में लेके जा सकता हूं। बट जो मैंने हायर वाली बात करी है कि 50% या हायर, वो इस बात पे एप्लीकेबल होगी। अगर मैंने से मान लीजिए पॉसिबिलिटी हमारी, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म पानीपत में है और मेरा पानीपत वाला पार्टनर कहता है कि भाई साहब आप अपनी गाड़ी से आएंगे, मुझे यहां से रोज पानीपत जाना पड़ता है, तो ऐसे केस में अगर मेरी गाड़ी है जो मैं अपने पर्सनल नेम पे यूज कर रहा हूं और मैं उसके लिए पेट्रोल डीजल खुद भरवा रहा हूं और फर्म इज नॉट क्लेमिंग दैट एक्सपेंडिचर, तो ऐसे केस में मैं सैलरी में से वो खर्चा अलाउ करा सकता हूं, मैं उसमें क्लेम कर सकता हूं सर। तो ऐसे केस में 44ADA बोल सकता है कि भाई साहब 50% और हायर, राइट, तो उस केस में खर्चा मिल सकता है। बट सिंस मैं सैलरी मेरे को मिल रही है
और मैं स्पेसिफिक प्रोफेशन में हूं, मैं 44 एडीए में एप्लीकेबल हूं, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट वाले पार्ट में ये 44 एडीए में नहीं आएगा सर, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये मुझे बीइंग प्रोफेशनल होने की वजह से नहीं मिल रहा, मैंने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की उस वजह से नहीं मिल रहा है सर। तो ऐसे केस में टू माय बिलीव सर इंटरेस्ट के केस में आप 44 एडीए में नहीं जाएंगे, लेकिन आप सोचिए प्रोफेशनल है इसलिए आप 44 एडी में भी नहीं आ पाएंगे, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और जो हम डिस्कस करते करते आता है, मान लीजिए मैं जो मैं 44 एडी और 44 एबी के ऑडिट की बात कर रहा हूं, मान लीजिए माय टर्नओवर इज से मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, मैं स्पेसिफिक प्रोफेशन में नहीं आता, और ऐसे केस में मेरी टर्नओवर 1.25 करोड़ रुपए, और जैसे मैंने आगे पीछे डिस्कस किया आपसे कि मैं स्पेसिफिक प्रोफेशनल नहीं हूं तो 44 एडी में नहीं आऊंगा, और स्पेसिफिक प्रोफेशनल में तो इसलिए ऑप्ट आउट भी नहीं होता, राइट। तो ऐसे केस के अंदर क्या मुझे, क्योंकि प्रोफेशन की बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 50 लाख से ऊपर आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, तो ऐसे केस में क्या मैं टैक्स ऑडिट कराऊंगा सर? यहां पे 44 एबी के नीचे एक प्रोविजन लिखा हुआ है, जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से मतलब 2 करोड़ से नीचे है और 44 एडी में फॉल कर रहे हो आप, तो ऐसे केस में आप टैक्स ऑडिट नहीं कराएंगे, आप टैक्स ऑडिट पे नहीं फॉल करेंगे। अब आखिरी क्वेश्चन जो नॉर्मली लोगों को दिक्कत करता है सर, थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट कर रहा हूं सब्जेक्ट से, उस क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि मान लीजिए कि आपकी, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए जो मैं टीडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरी 1.25 करोड़ की टर्नओवर और मैं 44 एडी या फिर 44 एडीए, मान लीजिए 40 लाख की टर्नओवर है व्हाटएवर इट इज, या 70 लाख की टर्नओवर व्हाटएवर इट इज, 1.25 करोड़ की टर्नओवर है मान लीजिए, और 1.25 करोड़ की टर्नओवर में मेरी बिजनेस इनकम है, और ऐसे केस के अंदर क्या अगले साल मुझे टैन नंबर लेना ही लेना? सर बहुत सारे लोग क्या आंसर देते हैं कि क्योंकि टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, मैं 44 एडी में हूं, इस वजह से मुझे अगले साल टैन नंबर नहीं लेना है सर। सॉरी सर आप 4 सेक्शन प्लीज ध्यान रखें सर। पहला सेक्शन है 194A, दूसरा सेक्शन है 194J, तीसरा सेक्शन है 194I, चौथा सेक्शन है 194H। ये चारों सेक्शन ये बोलते हैं कि जब आपकी मॉनेटरी लिमिट कौन सी सर, जो 44 एबी के क्लॉज ए या फिर बी में, मतलब आपकी 1 करोड़ से ऊपर आपकी क्रॉस कर गई फॉर बिजनेस और 50 लाख से क्रॉस कर गई आपकी प्रोफेशन में, ऐसे केस के अंदर जब आपकी मॉनेटरी लिमिट क्रॉस कर गई तो आपको अगले साल के अंदर टीडीएस इन सेक्शनों में काटना पड़ेगा।